कॉनकॉर्ड दुनिया के सबसे आइकॉनिक प्लेन्स में से एक है क्योंकि वो न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 3 घंटों से भी कम में पहुंच जाता था। ये सुपरसोनिक जेट जिसकी मैक्स स्पीड 1350 माइल्स पर आवर थी, ये नंबर वन चॉइस थी पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल के लिए, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ के लिए। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉनकॉर्ड आज हमारे बीच नहीं रहा। एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन ये है कि एयर फ्रांस कॉनकॉर्ड का जब क्रैश हुआ था जुलाई 2000 में, तो उस प्लेन को ग्राउंड करवा दिया गया था और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से कॉनकॉर्ड को परमानेंटली रिटायर कर दिया गया कुछ सालों बाद। वैसे एक क्रैश जिसने 113 लोगों की जान ली है ना, वो हंसने वाली बात नहीं है। मगर एक ऐसा प्लेन जो 24 सालों से सर्विस में है और उसने 50,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंप्लीट कर लिए सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज में ही, तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक क्रैश की वजह से रिलायबिलिटी और सेफ्टी रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा उस एयरक्राफ्ट का। आप लोग बोइंग 737 मैक्स को ही देख लो जो कि वापस से उड़ने लगा है। तो आखिर कॉनकॉर्ड को ख़त्म क्यों करवा दिया गया? अगर हम कॉनकॉर्ड के ओरिजिन्स पे नज़र डालें तो हमें कोल्ड वॉर की गहराइयों में मिड 1960s में जाना पड़ेगा। ब्रिटेन और फ्रांस जो है ऐसा सुपरसोनिक कमर्शियल एयरलाइनर बनाना चाहते थे जो कि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो जाए उनके लिए। और पहली झलक में तो दोनों देशों ने अपना अलग अलग विमान बनाने की कोशिश करी थी, मगर उन्हें बाद में कॉस्ट और मैन पावर की दिक्कतें आने लगी। तो ब्रिटिश ने मदद ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने कांटेक्ट किया कई सारी यूएस कंपनीज को, मगर कोई भी यूएस की कंपनी ब्रिस्टॉल एरोप्लेन कंपनी के लिए प्लेन नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंड की गई थी। और कोल्ड वॉर के दौरान सेंटिमेंट गवर्नमेंट फंडिंग के अगेंस्ट ये था कि जैसे वो एक सोशलिस्ट रेजिम हो। यूएस फर्म्स को ये दिक्कत थी कि अगर वो ब्रिस्टॉल एयरप्लेन कंपनी के साथ काम करेंगे तो अमेरिकन फ्री मार्केट सिस्टम नहीं रहेगा। इसी की वजह से ब्रिटिश को कई और मदद ढूंढनी पड़ी और उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो फ्रेंच के साथ आ गए। सद एविएशन जो कि फ्रेंच कंपनी थी, जो कि एक अपना सुपरसोनिक जेट बना रही थी, वो अभी भी एक इंजन बना रहे थे जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो। और यहीं पे दूसरी तरफ ब्रिटिश जो है इस चीज़ को कर चुके थे। इसी की वजह से दोनों काफ़ी अच्छे पार्टनर बने फ्रेंच के साथ और दोनों देशों ने आगे जाके डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को दो हिस्सों में बांट लिया। और इसी के साथ ही वो फ्लाइंग प्रोटोटाइप बना चुके थे एंड ऑफ 1960s तक। दोनों देशों को उम्मीद थी कि यूएस को अगर वो बीट कर देते हैं कमर्शियल सुपरसोनिक जेट में तो वो आगे लीड ले लेंगे अपनी मार्केट में। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 350 कॉनकॉर्ड्स को बाय द एंड ऑफ 1970s तक बेच देंगे। और इनिशियल डिमांड कॉनकॉर्ड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, भले ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी फिर भी। अब उस एयरक्राफ्ट की कीमत 6 गुना ज़्यादा हुई इनिशियल एक्सपेक्टेशन से, जो कि 23 मिलियन पाउंड या फिर आज के 177 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। और उसमें फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। नंदलेस बाय द एंड ऑफ 1969 दोनों ही देशों के पास 74 ऑर्डर आ चुके थे 16 अलग अलग एयरलाइंस से। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो है पीक था कॉनकॉर्ड का। अब देखो 1973 में ऑयल क्राइसिस आया क्योंकि अरब देशों ने ऑयल एम्बार्गो को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी की वजह से एयरलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो एक्जिस्टिंग फ्लीट के लिए फ्यूल ला सके, और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो इतनी महंगी टिकट्स को कस्टमर्स को बेच सकें। जो ऑयल क्राइसिस था उसने स्टॉक मार्केट को भी क्रैश कर दिया और यूएस जो है मैसिव अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेशन में आ गया जैसे उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को डिच किया। इसी वजह से पूरी दुनिया के बिजनेस लीडर्स ने अपने स्टॉक की पोजीशंस को और कैश की पोजीशंस को गिरते हुए देखा वैल्यू में, और क्लियरली अच्छी पोजीशन में नहीं थे कि बहुत सारा पैसा इतनी तेज़ वाले ट्रैवल में लगा है। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए 4 एयरलाइंस ने कॉनकॉर्ड के ऑर्डर्स 1976 तक वापस ले लिए थे अपने। इसके बाद बची हुई एयरलाइंस थी ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, ईरान एयर और चाइनीज़ एयरलाइन। और एक बार ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ ना 1978 में, तो ईरान एयर ने भी अपने ऑर्डर्स को वापस ले लिया, साथ साथ चाइनीज़ एयरलाइन ने भी वापस ले लिया। इसी कुछ समय बाद एयर फ्रांस और सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज बचे हुए थे जिनके सिर्फ 14 ऑर्डर्स थे। दोनों कंट्रीज़ ने उम्मीद करी थी कि वो रिकवर कर लेंगे इस डाउन टर्न से, क्योंकि कॉनकॉर्ड का इंटरेस्ट वापस से बढ़ने लगेगा। और शायद इसी तरह से चीज़ें चलती, मगर यूएस ने एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट ला दिया 1978 में एयरलाइन डीरेगुलेशन एक्ट से। 1978 तक यूएस गवर्नमेंट के पास लिमिट कर रखे थे उन्होंने फेयर्स एयरलाइंस जो है चार्ज कर सकती थी अपने राउट्स के लिए जहाँ पे वो उड़ते थे। तो जो नेम ऑफ द गेम ये था कि आप सस्ती सर्विस नहीं दे सकते जैसे आप आज देते हो, रेदर गोल ये था कि आप जितने से ज़्यादा चीज़ें कस्टमर्स को दे सको ना स्टैंडर्डाइज टिकट प्राइस में, उतना आपका फ़ायदा होगा। और ऐसे इन्वायरमेंट में कॉनकॉर्ड ने परफेक्ट सेंस बनाया था, क्योंकि ट्रैवल टाइम को आधा करना एक ऐसी लग्जरी थी जो बहुत सारे लोग पाना चाहते थे। मगर डीरेगुलेशन एक्ट के बाद एयरलाइंस को बेस्ट और फास्टेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उनका प्राइमरी गोल ये था कि सबसे सस्ते फेयर्स ऑफर करे जिसकी वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे उड़ सकें। इसके बाद एयरलाइंस ने हब एंड स्पोक मॉडल पे स्विच कर लिया ताकि एफिशिएंसी बढ़ा सके अपने ऑपरेशंस की, क्योंकि टिकट प्राइसेस नीचे आ चुकी थी। इसकी वजह से ज़्यादा रेगुलर लोग जो है वो उड़ने लगे थे। और इस शिफ्ट को देखते हुए इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि कॉनकॉर्ड को एयरलाइंस ने क्यों नज़रअंदाज किया। और एक्चुअली
बेसिकली मुझे लगता है कि यही प्राइमरी रीज़न है कि कॉनकॉर्ड फेल्ड हुआ। हाँ, प्लेन एक्सपेंसिव था और बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता था, मगर एयरलाइंस जो है वो इस कॉस्ट को कस्टमर पे पास ऑन कर सकते थे। और जब इकोनॉमी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि इन प्लेन्स की सीटों को भर सकते थे रेगुलर बेसिस पे। तो हालांकि कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट तो एक लिमिटिंग फैक्टर था, मगर मुझे नहीं लगता कि ये की रीज़न है उसकी डाउनफॉल का। और ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता था एयरलाइंस को कि वो मासेस पे जाएं अब, क्योंकि फ्लड गेट्स को खोल दिया गया था बजाय कि निश लग्जरी मार्केट पे फोकस करने के। मगर आखिर उन एयरलाइंस का क्या हुआ जिन्होंने कॉनकॉर्ड को खरीदा था? फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी अपना पैसा वापस नहीं बना पाए क्योंकि वो इतने कॉनकॉर्ड्स बेच ही नहीं पाए। हावेवर एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज जो है वो कॉनकॉर्ड को प्रॉफिटेबली चला पाए। थ्रू आउट द 1980s एंड 1990s कॉनकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिच इंडिविजुअल्स के लिए पहली चॉइस थी, क्योंकि टिकट प्राइजेस सिर्फ 20% ज़्यादा थी रेगुलर फर्स्ट क्लास टिकट से, मगर ट्रैवल टाइम आधा हो चुका था। तो उस छोटे डेमोग्राफिक के अंदर जो कॉनकॉर्ड था एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। और 1986 का एग्जांपल ले लेते हैं। एयर फ्रांस ने $8.8 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था कॉनकॉर्ड से, और ब्रिटिश एयरवेज ने तो $17.3 मिलियन का प्रॉफिट बनाया था। और जब तक कॉनकॉर्ड रिटायर हुआ ब्रिटिश एयरवेज ने 1.75 बिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू बनाया और साथ साथ 1 बिलियन पाउंड्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाई। इसका मतलब ये है कि उन्हें 750 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ, और उसे 50,000 फ्लाइट्स में डिवाइड करें जिन्होंने कंप्लीट करी तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पाउंड्स प्रॉफिट हर फ्लाइट पे आता था। और इसे परस्पेक्टिव में लाए ना तो एवरेज प्रॉफिट पर पैसेंजर यूएस में $17.75 है, और 300 पैसेंजर्स ऑन एवरेज के हिसाब से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $5,500 का प्रॉफिट आता है हर फ्लाइट में। तो क्लियरली जो कॉनकॉर्ड है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, मगर क्योंकि वॉल्यूम कम थी तो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता था। अगर हम 750 मिलियन पाउंड्स को 20 सालों तक डिवाइड करें ना तो हमारे पास 37.5 मिलियन पाउंड्स हर साल आते हैं। और हालांकि काफ़ी अच्छा अमाउंट है ये। ब्रिटिश एयरवेज जनरली 1 से 2 बिलियन पाउंड्स हर साल बनाता है, तो कॉनकॉर्ड है वो कपल ऑफ परसेंट ही था ब्रिटिश एयरवेज के टोटल प्रॉफिट का। और ये चीज़ हमें क्रैश पे लेके आती है जो 2000 में हुआ था। 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस की फ़्लाइट 4590 में आग लग गई फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान, और वो पास के होटल में जाके क्रैश हो गई जिसमें 113 लोगों की जान गई। एयर फ्रांस ने इमीडिएटली ग्राउंड कर लिया अपने सारे कॉनकॉर्ड्स को, क्योंकि स्पेकुलेशन ये आई कि क्रैश जो है फॉल्टी रिपेयर में की वजह से हुआ था जेट के रिवर्स थ्रस्टर में। ब्रिटिश एयरवेज ने कुछ हफ्तों तक कॉनकॉर्ड को उड़ाया, मगर उन्होंने भी उससे ग्राउंड कर लिया अगस्त में। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक पीस था टाइटेनियम का, वो पीछे रह गया था रनवे में एक कॉन्टिनेंटल प्लेन की वजह से, जो कि एयर फ्रांस कॉनकॉर्ड से पहले उड़ के गया था वहाँ से। और ये टाइटेनियम के पीस की वजह से टायर पंचर हो गया था कॉनकॉर्ड का, और इसकी वजह से फ्यूल टैंक डैमेज हो गया था। इसी वजह से वहाँ पे आग लग गई और क्रैश हुआ। क्लियरली ये कॉनकॉर्ड की तो कोई भी गलती नहीं थी, मगर प्रिकॉशंस होने के लिए दोनों ही एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने बुलेट प्रूफ रबर लाइनिंग लगा दी अपने फ्यूल टैंक्स के ऊपर, और अपने टायर्स को टफर मिशलिन टायर से रिप्लेस कर दिया। और 2001 की गर्मियों में दोनों कंपनीज ने अनाउंस किया कि उनके प्लान्स हैं कॉनकॉर्ड की फ़्लाइट्स को वापस चालू करने के फॉल 2001 में। अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है सितंबर 11 2001 को क्या हुआ था। आयरॉनिकली पहला कॉनकॉर्ड था ऑपरेशनल असेसमेंट फ़्लाइट टेस्ट, वो भी 11 सितंबर 2001 को ही हुआ था, अटैक के कुछ घंटों पहले। उस अटैक के बाद एयरलाइन डिमांड जो है वो रातों रात बहुत नीचे गिर गई। लोग डर रहे थे प्लेन्स में उड़ने के, साथ ही साथ वेकेशन या बिजनेस ट्रिप्स लेने के लिए जितना पॉसिबल हो। .com बबल भी जो है वो फटने लगा था, और सिंपली उस अटैक की वजह से स्टॉक मार्केट भी 2002 में काफ़ी गिरने लगा। तो ना कि सिर्फ ओवरऑल इकोनॉमी काफ़ी ख़राब वर्क परफॉर्म कर रही थी, मगर लोग भी है वो एयर ट्रैवल को छोड़ रहे थे। और ये बात स्पेशली सच थी टॉप बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ के लिए, जो कि प्राइमरी टारगेट्स थे हाईजैकिंग के लिए। इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने कॉनकॉर्ड को वापस ले गया जैसा उन्होंने वादा किया था, मगर क्योंकि उस रिटर्न का कंटेक्स्ट ही ऐसा था, कॉनकॉर्ड अब बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, और दोनों कंपनियां पैसे लूज़ कर रही थी हर फ्लाइट में। और जब पैसों को कट करने की बात आई तो कॉनकॉर्ड जो था वो पहला टारगेट बना। हिंडसाइट में देखा जाए तो कॉनकॉर्ड को कट करने का बिल्कुल सही समय था ये, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी रिकवर कर चुकी थी .com क्रैश के बाद, और इसी के बाद हम ग्रेट फाइनेंशियल रिसेशंस में आ चुके थे, जो कि और भी ज़्यादा डैमेजिंग था। और ना कि .com बबल की तरह जो कि एक्सट्रीम एंथुसिज्म और रिटर्न टू रियलिटी की वजह से हुआ था। 2008 का फाइनेंशियल रिसेशन जो है मेजर इंटरनल इशूज़ की वजह से हुआ था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि कंपनीज जो है वो कॉनकॉर्ड को रिटायर कर चुके थे ग्रेट रिसेशन से पहले ही। दिन के आखिर में किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ऐसा लगता है कि कॉनकॉर्ड जो है वो परिस्थिति का शिकार बन गया ख़राब। और ओरिजिनली ये 1973 के ऑयल क्राइसिस से पहले आया था, और जैसे ही ऑयल क्राइसिस को रेडिकल शिफ्ट दिखा चीपर टिकट्स में, उसके बाद सरप्राइजिंगली एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज जो है वो इसके साथ ही कॉनकॉर्ड को प्रॉफिटेबल बना पाए थे किसी भी तरह से।
अनफॉर्चुनेटली एक ख़राब एक्सीडेंट के साथ ही वर्ल्ड वाइड डाउनटर्न एयर ट्रैवल की वजह से कॉनकॉर्ड की किस्मत जो है वो उन ऊंचाई तक उसे नहीं पहुंचा पाई जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया था। क्या आप लोग विश करते हो कि आज कॉनकॉर्ड को हमारे बीच होना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोग सोचते हो कि कॉनकॉर्ड अच्छी चांस डिजर्व करता है अपनी सक्सेस पे। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।